दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में बातचीत के मंच पर उपस्थित हैं गीता पंडित जी। वैसे इनका नाम है गीता शर्मा जी। ये शलभ प्रकाशन जो दिल्ली का है उसमें ये संपादक हैं और इनका जन्म जो है वो 15 जुलाई को हापुड़ में हुआ था। हापुड़ में उत्तर प्रदेश में। इनका निवास स्थान जो है इस समय जो है वो वैशाली में, गाजियाबाद जो है वहां पर ये रह रही हैं उत्तर प्रदेश में। इन्होंने शिक्षा जो अपनी ग्रहण की है वो अंग्रेजी साहित्य में एमए किया है, फिर एमफिल किया है, फिर एमबीए किया है, फिर कंप्यूटर डिप्लोमा किया है। इनके खासियत ये है कि ये जैसे मैंने बताया कि एक प्रकाशन की ये संपादक हैं और लिखती भी हैं। ये कवि, कहानीकार, साहित्यकार हैं। इनके बारे में मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। उससे पहले गीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बातचीत के मंच पर। नमस्ते अरविंद जी, और सभी सुनने वाले साथियों को भी मेरा नमस्कार। आप कैसे हैं अरविंद जी? मैं तो फर्स्ट क्लास हूँ। और आप कैसी हैं? जी, मैं भी बहुत अच्छी हूँ और यहाँ आपके सामने फ्रेंडली संवाद में बैठकर और अच्छी हो गई हूँ कि अच्छी बातें होंगी। जी, बहुत बहुत आभार। ये मेरी खुशकिस्मती भी है कि आज आपसे मेरी बातचीत हो पा रही है, क्योंकि मैं फेसबुक पर देखता रहता हूँ, आप काफी सक्रिय रहती हैं और इन दिनों तो आप काफी सक्रिय रही हैं। तो दोस्तों, गीता जी का जो प्रकाशन का जो कार्य है उसके अलावा ये लिखती रहती हैं और इनकी जो प्रकाशित कृतियां हैं वो है मन तुम हरि दूब रहना, ये इनका काव्य संग्रह है। मौन पलों का स्पंदन, ये गीत है। नवगीत भी लिखती हैं गीता जी, और अभी इनके एक दो गीत भी हम लोग सुनेंगे। अब और नहीं बस, ये भी इनका नवगीत संग्रह है। लकीरों के आर पार, ये भी नवगीत संग्रह है। दहलीज के भीतर बाहर, ये भी नवगीत संग्रह है। शेष रहे आलाप, नवगीत संग्रह। उसके बाद शिखंडी समय में, ये इनका कविता संग्रह है। विदाउट मैन कहानी संग्रह है। इसमें जब बातचीत करेंगे विदाउट मैन क्या है, इसका मतलब बात करेंगे। इनके दो उपन्यास भी आ चुके हैं, डार्क मैन्स बेड वह कोठे वाली है। ये उपन्यास तो अभी हाल में ही आया है आपका। चुनिंदा प्रेम गीत, ये गीत संग्रह है। इसके अलावा ये समर जो शेष अभी है, ये दो हाथ सतसई, और ये खास करके लॉकडाउन में इन्होंने लिखा है। इनके आने वाले जो कृतियां हैं वो एक उपन्यास है, एक कहानी संग्रह है, और ये संपादन कर रही हैं अतीत के पांव गीत संग्रह मदन शलभ। मुमकिन तो है, ये गजल संग्रह है। ये मदन शलभ, प्रवीण पंडित, गीता पंडित, ये तीन लोगों का ये है। गली गंवारिन कहानी संग्रह इनका ये आने वाला है। ये प्रवीण पंडित, इस पर भी थोड़ा बातचीत करेंगे। ये प्रवीण पंडित और ये इस पर थोड़ा बातचीत करेंगे, कौन है। और श्रीमान जोड़ तोड़क, ये व्यंग संग्रह है। ये इसका संपादन शायद गिरीश पंकज जी ने किया है मेरे ख्याल से। संपादन मैंने किया है। अच्छा। उनकी किताब है, मैंने अपने अच्छा, उनके व्यंगों का आपने संपादन किया है। अहिल्या, ये कहानी संग्रह है। दिबेन,
दिबेन फिर ये भी उसी तरह से होगा, दिबेन की कहानी का। हाँ हाँ, एक बहर पर एक गजल, ये गजल संग्रह है। ब्रह्मजीत गौतम, डिजिटल इंडिया के व्यंग ललित साहित्य, अधूरी आजादी, मदन शलभ संकलन, इस मौसम से उस मौसम तक, स्त्री होकर सवाल करती है। ये संकलन में आपकी रचनाएं शामिल होंगी, है ना? जी, जी। मेरे ख्याल से लक्ष्मी शर्मा जी ने शायद इसका संपादन किया है। सर, ये हापुड़ के कवियों का है, केवल हापुड़ के कवियों का। और प्रेमचंद निर्मल हैं, और भी कोई एक दो मित्र हैं, उन सब ने मिलकर किया था। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि मैं अपनी कविताएं दूं, क्योंकि मैं हापुड़ से हूँ, तो मैंने कविताएं दी थी। ओके। शब्दों के अरण्य में कविता अनवरत भाग 2, महिला लेखन, चुनौतियों और संभावनाएं, कुंवर बेचैन, कुंवर इत्यादि। इसके अतिरिक्त कविताएं, गीत, संस्मरण, कहानियां, लघु कथाएं, डायरी व लेख वेब पर और प्रिंट पत्र पत्रिकाओं में समय समय पर प्रकाशित होते रहे। ये फिल्म में गीत भी लिखे हैं इन्होंने। आकाशवाणी से नवगीतों का प्रसारण का होता रहा है अक्सर। इनको पुरस्कार जो मिला है वो इला त्रिवेणी सम्मान 2012 में, गोल्डन पीक अवार्ड जो है वो 2018 में, अपेक्षा फिल्म एवं विश्व हिंदी अकादमी अवार्ड ये मुंबई में इनको मिला है 2019 में। 2019 में देवशील मेमोरियल सम्मान 2020 में, आखर सम्मान 2020 में। तो ये तो इतनी सारी उपलब्धियां हैं गीता जी की। और गीता जी को मैं देखता रहता हूं, तो ये टिप्पणियां वगैरह भी और बहुत बेबाकी से ये बातें करती हैं। तो पहले तो आपको आपके जो नया जो उपन्यास आया हुआ है वह कोठे वाली है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई मैं देता हूं आपको। बहुत आभार। और इसके बारे में हम बातचीत भी करेंगे। तो ये एक सवाल है मेरे दिमाग में कि आपने अंग्रेजी साहित्य में पढ़ाई की, आपने एमबीए किया, मतलब एमफिल किया, एमबीए किया, फिर कंप्यूटर डिप्लोमा किया, तो ये लेखन के प्रति आपकी का रुझान कैसे शुरू हुआ? सर, क्या हुआ कि मेरे पिता मदन शलभ कवि और गीतकार थे। वो नीरज जी, जो गोपाल दास नीरज हैं, उनके साथ की मंडली में थे और कवि सम्मेलन वगैरह, गोष्ठी वगैरह बहुत कराते थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन भर सिर्फ हिंदी के लिए काम किया, क्योंकि मेरा जो जन्म है वो कृषक फैमिली में है, किसान परिवार है। मेरे पापा किसान परिवार से थे, तो उन्हें अर्निंग की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो उन्होंने बस हिंदी के लिए काम किया। हिंदी परिषद है हापुड़ में, उसके मंत्री, उसके सदस्य रहकर, और हिंदी को प्रमोट किया पूरे जीवन भर। तो उसमें कविता और गीत लिखते थे। तो घर में गुनगुन उनकी होती थी हमेशा, पूरे घर में गुनगुन ही उनकी गूंजती रहती थी। वो एक ही पंक्ति पर अटक जाते थे। तो एक दिन मैंने पूछा, पापा ये क्या हुआ, आप एक पंक्ति क्यों गुनगुनाते रहते हैं 2-2, 3-3 दिन तक? तो वो कहने लगे कि बेटा, इन मात्राओं का खेल है गीत में। मुझे अगर 3 मात्राओं का एक शब्द चाहिए तो बस वही चाहिए, और वो मुझे जब नहीं मिलता है तो मुझे गुनगुनाना पड़ता है उसे बहुत समय तक, जब तक वो ना मिले। तो गीत इस तरह से बनता था। तो मेरे अंदर वो शायद जन्मजात, जैसे घुट्टी में पिला दिया जाता है ना, उस तरह से उसका जन्म हुआ। और मैं अपनी नोटबुक्स में पीछे लिख देती थी 2 लाइन 4 लाइन। मेरी टीचर्स मुझे डांटती थी और फिर कहती थी पीठ थपथपा के, बहुत अच्छा लिखती हो, लेकिन ना अलग अलग नोटबुक में लिखा करो, इकट्ठे कर लो, इस तरह से। लेकिन फिर विवाह हो गया। पूरी मैं नहीं जानती थी कि मैं कुछ लिखूंगी, मालूम नहीं है। लेकिन फिर एक दिन मैं अजमेर में थी अपने पति के साथ, और मेरे यहाँ का एक पेड़ काट दिया गया था। बहुत घना पेड़ था, मतलब वो ना बंगले हुआ करते हैं रेलवे में ऑफिसर्स के, तो बहुत बड़ा बंगला था, बहुत पेड़ थे, तो वो छटाई होती रहती थी। लेकिन उन्हें शायद जगह चाहिए होगी कुछ गैराज वगैरह बनाने के लिए, तो उन्होंने पूरा पेड़ ही उखाड़ दिया उससे।
उस पे बहुत पक्षी रहते थे। तो पता नहीं मेरे अंदर, मैं अंदर रोती रही। उसके बाद मैंने एक कविता लिखी पूरी। उसके बाद फिर वो भी चला गया। उसके बाद बेटा हुआ, फिर कुछ परेशानियां इस तरह की रही कि लिखना नहीं हो पाया, और मैं ये मालूम भी नहीं था कि मैं लिखती हूँ। लेकिन एक दिन मेरे बेटे ने कहा 2005 में शायद कि मम्मा और कुछ खोलिए आप इस पर, मैं आपका अकाउंट बना देता हूँ और आप फिर कुछ लिखा करिए। तो उस दिन से लगातार, मतलब रात के 2, 3, 4 कितने बजते हैं मुझे मालूम नहीं, तब से मैं 5 से लगातार लिख रही हूँ और लगातार पढ़ रही हूँ। बस यही है। तो पहले कविता आई क्योंकि कविता अंदर थी, कविता से गीत आई, फिर गीत से क्योंकि गद्य कविता का माहौल साथ में रहा जो मैं पढ़ती हूँ सोशल मीडिया पर, फिर वो गद्य कविताएं भी आई, एक संग्रह आया। उसके बाद लगा कि शायद कुछ कहने के लिए ज्यादा है जो नवगीत में नहीं हो रहा है, तो कहानी शुरू हो गई अपने आप। क्योंकि वो जो विधा का चयन होता है वो विषय अपने आप ले लेता है, आपको चयन करने की आवश्यकता नहीं होती। और जब कहानी लिखी, करीब 20-22 कहानियां लिखी, तो लगा कि इसमें भी बात नहीं बन रही। जब 5000-6000 शब्दों तक कहानी चली गई तो लगा कि इसे अब तो ये बढ़ेगा ही, यहाँ रुकेगा नहीं, क्योंकि बात तो पूरी हुई नहीं। वो उपन्यास में तब्दील हो गया। तो इस तरह ये 2 उपन्यास आए और 2 अभी चल रहे हैं जो अधूरे हैं बिल्कुल। तो इस तरह लेखन की शुरुआत हुई। मतलब एक तरह से अगर कहा जाए तो साहित्य की कोई विधा आपने छोड़ी नहीं, व्यंग भी आपने लिखे हैं, तो वो तो मतलब अपने आप है। मैं चूकती नहीं हूँ। मैंने आपसे कहा जो कुछ आता है ना, जैसे गजल भी आती है, ये दोहा सच से यारी है, इसमें 711 दोहे हैं। तो वो जो कुछ आता है मैं बस पेन डाउन करती जाती हूँ और मैं लिखती नहीं हूँ एक्चुअल में। कभी कभी 4 महीने 5 महीने मेरे ऐसे जाते हैं जब मैं एक शब्द भी नहीं लिखती और मुझे पता ही नहीं होता कि मैं लिखती हूँ। लेकिन जब अंदर से इतना आता है कि उस समय मैं चाहती हूँ कि मेड भी ना आए और कोई मुझे परेशान ना करे, मैं बस रूम में बंद हो जाऊं और लिखती रहूं। तो ये जो रचाव है ना, ये अंदर से क्रिएट होता है। बाहर से जो बैठते हैं लिखने, वो लिखने वाली मेरे पास चीज नहीं है, वो कहीं से होता है। मैं बस पेन डाउन करती हूँ और अंदर से आता चला जाता है, सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती, होता चला जाता है। मतलब कुछ है, कुदरत की बात है, लेकिन कोई विश्वास नहीं करता। लेकिन ये मेरा सत्य है, मेरा अभी तक का। अच्छा, आपने बताया कि आपकी शादी हो गई, फिर आप मतलब वहाँ हस्बैंड के साथ राजस्थान चली गई, तो हस्बैंड क्या करते? हस्बैंड क्या करते? हाँ, मैं बताती हूँ सर। मेरे हस्बैंड रेलवे में थे, तो ऑफिसर थे, तो ट्रांसफर हर 2 या 2.5 साल में हो जाते थे। मतलब कहीं मैं टिक कर नहीं रह पाती थी, जहाँ शुरुआत करती थी बस जैसे ही जमते थे फिर ट्रांसफर हो जाता था। तो इस तरह से उसके बाद हम लोग दिल्ली आ गए। दिल्ली मेट्रो है यहाँ पर, तो प्रोजेक्ट वर्क पर आए थे मेरे हस्बैंड, क्योंकि मैं हापुड़ से हूँ तो इसलिए इधर पास में ही आ गए थे। और उसके बाद फिर हम यहीं रह गए, फिर नहीं गए। तो दिल्ली मेट्रो में एजीएम लेवल पर हैं, अच्छे ठीक ठाक मतलब है, कोई अच्छा, परेशानी। मेट्रो, दिल्ली दिल्ली मेट्रो में? जी, दिल्ली मेट्रो। अच्छा, एक बात बताइए कि लेखन का तो आपने बता दिया, ये प्रकाशन की तरफ आपका झुकाव कैसे हुआ? जी, ये भी एक लंबी कहानी है, लेकिन मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताऊंगी कि मेरे पापा की आज करीब 30 साल हो गए मृत्यु को। तो समय से पहले उनकी मृत्यु हो गई थी, और उनकी मृत्यु से भी पहले 3 साल पहले मैं उन्हें मिली थी। मैं मुंबई में थी और 3 साल तक मैं आई नहीं थी, उन्हें देखा नहीं था मैंने। और उनकी मृत्यु भी हो गई, मैं तब भी नहीं देख पाई, क्योंकि उसके 2 दिन बाद मुझे बताया गया और मैं तब आई। तो ये पीड़ा थी मेरे अंदर, एक तो ये पीड़ा थी, दूसरे उनका जो साहित्य था वो घर में अलमीरा में बंद कर दिया गया था, और उस अलमीरा में दीमक लग गई।
दीमक वो सारी उनकी जो डायरी थी वो सारी वो चाट गई। एक वो मेरे साथ परेशानी थी। फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने वो उसमें से जितना भी बचा वो निकाला, और जो मैगजीन्स में उनका छपा था कहीं वो सब मंगाया सबसे मालूम करके, और मैंने 2 किताबें तैयार की उनकी। प्रकाशक ने मुझसे ले ली, लेकिन किताबें बहुत रद्दी थी। तो मुझे ये लगा कि यार इतनी रद्दी किताबें कर रहा है ये, मैं क्यों नहीं कर सकती, ऐसी क्या बात है प्रकाशन में। तो मैंने पापा का नाम दूर तक ले जाने के लिए, कि वो समय से पहले मृत्यु हो गई इसलिए, तो वो दूर तक ले जाने के लिए मैंने उनके ही नाम से, उनका नाम था मदन शलभ, तो शलभ प्रकाशन की स्थापना की। और बस मैं बहुत किताबें नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे लेखन में जो है अवरोध आते हैं। मैं उतना करती हूँ जितना मेरा लेखन बराबर चलता रहे और उसके साथ प्रकाशन चलता रहे। मतलब कॉमर्शियली बहुत हाई पर मुझे नहीं ले जाना है, वो सब नहीं है मेरे साथ। बस मैं करती हूँ कि जहाँ भी अगर साल में 2 किताबें भी अच्छी हो गई, 2 अच्छे लेखकों से जुड़ गई मैं, तो मेरे लिए पर्याप्त है। लेकिन ये प्रकाशन में तो बहुत समस्याएं हैं, मतलब कि किताब का को मतलब छापना, मतलब छापना क्या, वो तो वहीं से शुरू हो जाता है कि जब उसकी कंपोजिंग होती है, फिर उसके बाद से एडिटिंग होती है, मतलब एडिटिंग का मतलब कि उसमें प्रूफ रीडिंग वगैरह होती है। ये सारी चीजें करते हुए जब किताब छपकर तैयार होती है तो लेखक को तो उसकी प्रतियां कुछ मिल जाती हैं, लेकिन बाद में जो डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह की तो समस्या बहुत ज्यादा होती है। इसमें जितनी करती हूँ उतनी मैं पहुंचा देती हूँ, जहां तक भी पहुंचा सकती हूँ। लेकिन मेरे पास अपनी टीम है जो मेरा वर्क करती है, लेकिन इसमें मेरे जैसे लेखक की ईमानदारी बीच में आती है। आप तो पत्रकार हैं, आप सब जानते हैं, मैं बेईमानी नहीं कर सकती, कभी की नहीं और कर भी नहीं सकती। इसलिए मैं जिसकी भी किताब करती हूँ उनसे पहले से कह देती हूँ कि भाई जहां तक पहुंचा सकती हूँ वहां तक पहुंचाऊंगी, आप देख लीजिए मुझसे करवानी हो तो। क्योंकि मैं उस में नहीं जा सकती कि अंडरग्राउंड में पैसा दूं और किताबें को पहुंचा दूं, वो मैं नहीं करती था। ईमानदारी से जहां भी पहुंच जाती है वहां पहुंचा देती हूँ, क्योंकि डिस्काउंट लेवल पे आप जो मांगेंगे जितना मैं दे सकती हूँ मैं दे देती हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं देती। तो डिस्ट्रीब्यूट, जैसे ये बताइए मुझे कि मतलब मैं जरा इसको समझना चाहता हूँ जी कि पुस्तकें छपने के बाद तो एक तो लेखक अपनी जो पुस्तकों का प्रचार प्रसार तो लेखक भी करते हैं आजकल, समीक्षाएं वगैरह लिखवाना होता है और पत्रिकाओं में भेजना होता है, दोस्तों को देना होता है। लेकिन आप जो पत्रिका किताबें जो भेजती हैं, तो ये मतलब आपका अनुभव मैं जानना चाहता हूँ कि ये इनकी खपत कहाँ होती है ज्यादा, मतलब अब तक आपका अनुभव क्या रहा है, एकेडमीज में, लाइब्रेरीज में, या कहाँ कहाँ होता है? तो वही लाइब्रेरीज में भी वही अंडरग्राउंड पैसा चलता है। देखिए वो साफ बात बता रही हूँ, वो मैं नहीं दे पाती क्योंकि मैं उन लोगों से मिलती ही नहीं जाकर जहाँ पर ये सब काम होता है। मैं डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जहां तक वो किताब जा सकती है डिस्काउंट लेवल पर वो काम करती हूँ। यहाँ हिंदी सेंटर है दिल्ली में, उसको दे देती हूँ, वो जहाँ भिजवा सकता है क्योंकि उसका एक बड़ा पाठक वर्ग है और वो इंटरनेशनल लेवल पर किताबों को भिजवाता है, वो भिजवा देता है। और दूसरे मेरे पास बहुत सारे राइटर्स ऐसे आते हैं, मैंने बहुत किताबें नहीं की हैं, कुछ को सिर्फ ये चाहिए होता है कि मैं किताबें उनको बना के दे दूं और उसके बाद जहां तक पहुंचाऊं बस पहुंचा दूं। उन्हें उसकी तमन्ना नहीं है कि मैं बहुत दूर तक एकेडमीज में सब में पहुंचाऊं, तो मैं वो किताबें कर देती हूँ, लेकिन वो भी अच्छी किताबें करती हूँ। अभी मेरे पास लॉकडाउन में कम से कम 45-46 किताबें आई हैं मैंने, लेकिन नहीं किए तो थोड़ा सा स्वास्थ्य बहुत परेशान कर रहा था लॉकडाउन में, घर की भी जिम्मेदारी थोड़ा ज्यादा हो गई, तो वो सब मैंने नहीं किया। तो मैं सिर्फ अच्छी किताबों से जुड़ना चाहती हूँ। मैं अपने साथ ये नहीं करती कि मुझे कॉमर्शियली करना है तो कोई भी काम मेरे पास आ जाए और मैं कर दूँ। और सब परेशान भी करते हैं। जैसे किसी ने मुझसे कहा कि मुझे
मेरी किताब एक करके दे दीजिए, इंटरव्यू लिए हैं मैंने कुछ, वो किताब आपको करनी है। मैंने कहा ठीक है, आप पांडुलिपि भेज दीजिए, मेरी टीम देख लेगी और उसके बाद हम बताते हैं आपको। तो वो उसी बात से परेशान हो गए, आप देखेंगी? मैं कहा बिना देखे कैसे करेंगे, मतलब आप कुछ भी हमें कह दें कि इसका इंटरव्यू लिया तो हम तो नहीं करेंगे भाई, है ना। तो वो तो आप फिर किसी भी बहुत छोटे छोटे प्रकाशक ऐसे भी हैं जो 5000 में लेके आपकी किताब कर देंगे, आराम से कराइए आप। अच्छा सर मेरे पास बहुत अनुभव है। एक गीतकार है, नाम नहीं लूंगी, वो मेरे पास आए, गीता जी हमारी मेरे पास 4-5 किताबें हैं और मैं आपसे ही कराना चाहता हूँ, आप कर दीजिए अपने प्रकाशन से। तो मैंने कहा पहले आप बताइए कैसी किताब बनवाना चाहते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है। तो कहते हैं गीता जी मुझे 300 किताबें चाहिए हार्ड बाउंड, और मुझे कहीं नहीं पहुंचानी, सिर्फ आप मुझे बनाकर दे दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बनाकर दे दूंगी आपको। तो मैंने उन्हें पैसे बता दिए। तो कहते हैं मुझे एक एक चीज का बताकर, पेज की कॉस्ट ये है, बाइंडिंग की कॉस्ट ये है, अंदर का मैं आपको तैयार करके दे रहा हूँ। तो मैंने कहा किताब कैसे बनेगी, किताब के लिए सारी तैयारी अंदर से करनी पड़ती है। तो सर वो उन्होंने मुझे पैसे बता दिए कि इतने हजार में 15,000 में मुझे 300 किताबें 160 पेज की दे दीजिए हार्ड बाउंड। आप बताइए मैं क्या करूंगी। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा भाई हाथ जुड़वा लीजिए, आप जो कर सकते हैं आप उनसे करा लीजिए, मैं नहीं कर सकती। तो सर ये है। पुस्तक मेला वगैरह में भी आप जाती हैं, जो पुस्तक मेला लगते हैं जगह जगह? हाँ नहीं, मैं बाहर नहीं भेजती, लेकिन यहाँ विश्व पुस्तक मेला जो दिल्ली में लगता है उसमें भेजती हूँ। उसमें जो और प्रकाशक हैं जैसे माया अमृत जी हैं और भी कई प्रकाशक हैं, उनके पास किताबें रखवा देती हूँ और वो सेल आउट करते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब शलभ प्रकाशन का कोई स्टॉल नहीं लगाती है? नहीं, तो मेरे पास इतनी किताबें ही नहीं हैं, और दूसरे मेरे पास इतने लोग नहीं हैं कि मैं इतने दिन के लिए उन्हें वहां बिठाऊं या खुद बैठूं, मैं नहीं बैठ सकती सर। मैं असल में मैं एक राइटर भी हूँ, मैं प्रकाशक से पहले राइटर हूँ सर। तो राइटर वहां बैठा हुआ उस तरह अच्छा भी नहीं लगेगा। मैं नहीं, मैं मतलब प्रकाशक से पहले अपने को राइटर ही मानती हूँ। प्रकाशन तो बस पापा के लिए कर रही हूँ कि जितना भी कर लूं, कि वो लोग जिनकी किताबें नहीं छप रही हैं और अच्छा लिख रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनकी किताबें हों और सस्ते में हो जाएं, तो मैं उनके सहयोग के लिए बैठी हुई हूँ और चाहती हूँ कि स्त्रियां आगे आए। स्त्रियां बहुत लिख रही हैं, वो किस तरह से छपवा रही हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उनकी किताबें जरूर करना चाहूंगी क्योंकि मैं भी स्त्री हूँ और उनकी बात को दूर तक पहुंचाना चाहती हूँ। चलिए, आपने एक बढ़िया मुद्दा उठा दिया अभी, और इस पे थोड़ा बात करते हैं जी। कि आजकल महिलाएं खूब लिख रही हैं, मतलब स्त्री लेखन खूब हो रहा है और ये एक अच्छी बात है जी। और स्त्रियां मुखर होकर के कुछ ऐसे विषयों पर भी लिख रही हैं जो विषय अब तक अनछुए रहे हैं। जी बिल्कुल। लेकिन आप मुझे बताइए, एक लेखिका और एक प्रकाशक दोनों की निगाह से, कि इस क्वांटिटी में क्वालिटी की क्या स्थिति है? यह तो चिंता का विषय है सर, लेकिन इसमें मेरी सोच एक अलग भी है। जी। स्त्रियां जो बहुत समय से प्रताड़ित रही हैं, उन्हें घर से लेकर बाहर तक बोलने की आजादी नहीं है। एक चुप्पी है, घरों में भी चुप्पी है और बाहर भी चुप्पी है। वो अपनी बात कह नहीं सकती, संवाद नहीं कर सकती। उनके अंदर जो उमड़ रहा है, जो उनके मन के अंदर हो रहा है, वो उसको एक्सप्रेस ही नहीं करती किसी के सामने। घर में उसकी बात सुनने के लिए कोई नहीं है। तो वो इस समय सोशल मीडिया जो कि उसके सामने है, तो वो अपने को एक्सप्रेस कर पा रही है, वो कह पा रही है। वो बात अलग है कि क्या कह रही है। दूसरे साहित्य है सर, छलनी होती है, एक समय वो सब छन जाएगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है कि स्त्रियों के पास एक अवसर है और वो कह पा रही है, चाहे किसी भी तरह कह रही है।
कैसी भी कविता हो वो, कैसी भी कहानी हो वो, लेकिन वो उनके ऊपर कभी बात नहीं की गई। उनके मन को, उनके देह को लेकर बात की गई, लेकिन उनके मन को नहीं पूछा गया। आज वो अपने मन की बात कह रही हैं कि मुझे कहाँ पीड़ा होती है, कैसे पीड़ा होती है, मैं क्या चाहती हूँ, मैं कैसे स्वप्न देखती हूँ, मुझे क्या चाहिए अपने जीवन में। तो वो उसको खुलकर लिख रही है। और बहुत सी स्त्रियां तो सर अभी भी ऐसी हैं जिनको घर से आजादी नहीं है लिखने की। वो अभी भी उन पर ये अंकुश है कि आप जो कुछ लिख रही हैं पहले हमें दिखाइए और तब लिखिए। तो अभी भी स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। इसलिए मैं कहती हूँ कि हर स्त्री लिखे, जो कुछ वो चाहती है लिखे, कहे, कम से कम कह तो रही है, कम से कम अपने को वो संतुष्ट तो कर रही है। चाहे वो साहित्य हो या ना हो, साहित्य जो होगा वो साहित्य तक चला जाएगा, जो साहित्य नहीं होगा वो छन के नीचे रह जाएगा। तो हमें वो चिंता क्यों होनी चाहिए? हमें सबसे पहले ये चिंता होनी चाहिए कि स्त्री क्यों लिख रही है, स्त्री को क्यों लिखना चाहिए, उसको क्यों कहना चाहिए अपनी बात, जो पूरे समाज ने, घर ने, परिवार ने या सदियों से जिसकी बात नहीं की, वो अपनी बात अब स्वयं कर रही है। क्योंकि पुरुष जो लिखता है या कहता है वो अपने मन से, उसके अंदर, जैसे कहते हैं कि उसके अंदर उतर कर लिखता है, स्त्री के अंदर, स्त्री को अपने अंदर उतार कर लिखता है, ठीक है। लेकिन स्त्री तो स्वयं में है, वह स्वयं अपनी बात कह रही है, तो वो अपने अंदर उतरी हुई है, वो अपनी पीड़ा को जानती है, अपने ख्वाबों को जानती है। तो उन्हें एक्सप्रेस करने का जो एक अवसर मिला है, मैं तो उसे सुअवसर कहूंगी कि, और मैं चाहूंगी कि हर स्त्री लिखे, खूब कहे। ये बताइए कि लेकिन कुछ ऐसे विषय हैं जो हालांकि स्त्रियों से जुड़े हुए विषय हैं, लेकिन उन पर जब रचनाएं लिखी जाती हैं तो अमूमन ये देखा जाता है कि वो स्वाभाविक तौर पर कम आती हैं, वो कुछ चौंकाने के अंदाज में आती हैं। जी, जैसे अभी मैं नाम मैं भी नहीं लूंगा, लेकिन ये है कि मैंने अभी एक कविता पढ़ी, उसमें फीमेल ऑर्गाज्म पर कविता लिखी गई थी। अब जरा मेरे दिमाग में एक सवाल ये है कि इस पर कविता लिखने, ठीक है, व्यक्त आपने किया, आपने अपनी सेंसुअलिटी को या किसी चीज को आपने व्यक्त करने की कोशिश की, लेकिन इसके पीछे साहित्यिक मकसद क्या है? ये सचमुच चिंता का विषय है। इसको मैं यहाँ पर चिंता बिल्कुल आपकी जायज मानती हूँ। साहित्य जैसे कविता है सर, कविता में इशारों से बात कही जाती है, लेकिन अब बिल्कुल खुल के बात, जिस तरह से संभोग की बात है, मंथली की बात है स्त्री की, वो पूरी तरह से खोल कर, जैसे हम एक लघु कथा लिख रहे हैं, उस तरह से जो किया जाता है, मुझे समझ नहीं आता, मुझे भी समझ नहीं आता। मुझे भी वहां ये लगता है कि क्या सचमुच में ये कविता है, या ये अपने को स्थापित करने के लिए, दूसरे की के सामने अपने को लाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो मैं वहां कहानियों करती है ये सर, क्या है कि सब जानते हैं देह है तो देह की आवश्यकताएं हैं, लेकिन उन आवश्यकताओं की पूर्ति किस तरह हो, या वो किस तरह से हो रही है, उसको लिखने का एक ढंग किस तरह से हो, साहित्यिक ढंग अलग होता है। और अगर हम पौन साहित्य लिख रहे हैं और हमें वही लिखना है, तो वो साहित्य में नहीं आएगा, और हमें फिर पौन साहित्य ही लिखना चाहिए। अगर हम साहित्य लिख रहे हैं तो वो इशारों में बात, प्रतिबिंब के माध्यम से बात कहने की जो बात है, वही साहित्य में आएगी। और फिर मैंने आपको कहा कि लिखने वाले लिखेंगे, दूसरे चमत्कारिक भाषा का उपयोग सभी कर रहे हैं, अधिकतर को देख लीजिए। मेरे पास एक साहित्यिक भाषा थी कभी, साहित्यिक यानी जो बहुत ही साहित्यिक थी। एक बार मेरे बेटे ने कहा कि मम्मा आप किसके लिए लिखती हैं? उसका प्रश्न बहुत जायज था। अच्छा मैंने सवाल। कहा हाँ, बहुत अच्छा सवाल था। एक सेकंड को मैं रुकी।
मैंने कहा मैं तो आप सबके लिए लिखती हूँ, सभी के लिए लिखती हूँ, हर वर्ग के लिए लिखती हूँ। तो बोला आप मेरे लिए तो नहीं लिखती। मैं कहा क्यों, आप ये प्रश्न क्यों कर रहे हैं? बोले आप ये देखिए कि आप हमें अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा रही हैं, हिंदी हमारे पास नहीं है, और जो हिंदी है वो इतनी कम है कि हम समझ नहीं सकते आपकी साहित्यिक भाषा। तो क्या हम डिक्शनरी लेकर चलें आपको पढ़ने के लिए? हम एक एक सेंटेंस पर डिक्शनरी में देखें और तब आपको पढ़ें? क्या ये स्वाभाविक है? क्या मैं पढ़ पाऊंगा, या मेरी जनरेशन आपको पढ़ पाएगी? आप अगर आगे की जनरेशन को जो अंग्रेजी स्कूल्स में पढ़ी है उसको जोड़ना चाहती हैं हिंदी से, तो आप उस भाषा में लिखिए जो बोलचाल की, बातचीत की भाषा है। तो मैंने उस पर बहुत कई दिन तक सोचा कि मेरे को बिल्कुल सही सवाल था और बिल्कुल सही कहा जा रहा है, तो मुझे ये बराबर सोचना चाहिए। और तब से मैंने क्योंकि नवगीत लिखती थी, गीत से जब नवगीत पर आई तो नवगीत की यही भाषा है, आम बोलचाल की भाषा। मैंने फिर कहानी और उसमें बस उसी भाषा का प्रयोग किया, क्योंकि मुझे हिंदी के लिए भी काम करना है, जो मैंने बहुत लंबे समय से किया है। मैंने हिंदी विदेशी उस पर बहुत सिखाई है, विदेशी पाठकों को। तो मैंने अपनी चीज आगे की जनरेशन के लिए कि वो पढ़े मेरी चीज को और समझे, क्योंकि अगर समझेगी नहीं तो कुछ उसके पल्ले पड़ेगा नहीं। तो हमें जो कुछ अगर हिंदी को आगे बढ़ाना है, हमें अपने को पढ़वाना है, हिंदी साहित्य को पढ़वाना है, तो एक सहज भाषा का उपयोग किया। और वो जो साहित्य है, पौन साहित्य है, वो उससे दूर रखकर जो साहित्यिक होना चाहिए, जो स्त्री की पीड़ा है, जो समाज की पीड़ा है, जो किसानों की पीड़ा है, वहां से सब कुछ, जितने भी विषय हैं, मैंने अपने नवगीत में, अपने दोहों में, अपने कहानियों में, उपन्यासों में, और जितने भी संबंध हैं उन संबंधों पर कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, उस पर बात की है और सहज और सरल भाषा में बात की है। एक सवाल और मैं जानना चाहता हूँ आपसे, जैसे अभी आपने कहा कि पुरुष जब स्त्री के बारे में लिखता है तो वो स्त्री को समझना चाहता है, जो भी मैंने उसकी निगाह में जो उसका पहलू आता है उसको समझता है और अपने अंदर उसको एब्सॉर्ब करके फिर वो लिखने की कोशिश करता है। लेकिन एक चीज जो और भी देखने को मिलती है कि महिलाएं जब लिखती हैं और खास करके पुरुषों के बारे में जब लिखती हैं जी, तो क्या वो उतना एब्सॉर्ब कर पाती हैं पुरुषों को अपने अंदर, या उनको समझने की कोशिश करती हैं, या सिर्फ वो कह देती हैं कि नहीं वो सारे पुरुष खराब हैं, सारे पितृसत्तात्मक समाज से जुड़े हुए हैं और पुरुषवादी हैं, और ये उनके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड ये चलता रहता है? सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता, सब एक से होते ही नहीं है, वो स्त्री भी एक सी नहीं है। जब मैं बात करूंगी तो मैं 95% की बात करूंगी, 5% पुरुष, 5% स्त्री को मैं एक तरफ कर देती हूँ, जो बहुत अच्छे हैं, जो कैसे भी हो सकते हैं। लेकिन जब मैं 95 की बात करती हूँ तो स्त्री ने भोगा हुआ होता है पुरुष को, वो हर रोज भोगती है, जब से जन्म लेती है, कोख में मारने से लेकर, कोख में पलने से लेकर, उसकी शिक्षा पर जो बंदिश लगाई जाती है, उसके कपड़ों पर बंदिश लगाई जाती है, उसके आने जाने पर बंदिश लगाई जाती है, तो पुरुष को वहां से समझ रही है, अनजाने में समझ रही है। फिर उसको स्कूल एजुकेशन, आगे उसके कॉलेज की, कि उसको कोएड में पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, फिर उसके विवाह की स्थिति कि वो स्वयं चयन ना करे बल्कि माता पिता चयन करके उसको, अब बदलाव हो गया है थोड़ा सा, उसको छोड़ देते हैं अभी, तो वो वहां भी वो पुरुष है। उसके बाद जब वो विवाह होकर कहीं जाती है और वो कहीं पीड़ा में है या अपनी बात कहना चाहती है, तो उससे ये कह दिया जाता है कि उस परिवार से तुम्हारी अर्थी निकलनी चाहिए, चाहे कितनी भी पीड़ा में हो तो तुम्हें उसी परिवार से जुड़े रहना है, कुछ भी करो लेकिन वही उसी से जुड़ना है। तो यहाँ जो
पितृसत्तात्मक समाज है। जो पुरुष की स्थिति है वो स्त्री देख रही है, उसे भोग रही है, इसलिए पुरुष को मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा ज्यादा समझती है, लेकिन पूरी तरह तो समझ ही नहीं सकती क्योंकि वो पुरुष नहीं है। लेकिन हर स्त्री के अंदर पुरुष है और हर पुरुष में स्त्री है, ये तो है ही। अब किसमें कितना पुरुष है अंदर, किसमें स्त्री कितनी है, वो बात अलग है। अगर किसी पुरुष में स्त्री ज्यादा है तो ज्यादा मानवीय होता है, क्योंकि ये स्त्री की विशेषता है, वो ज्यादा सहनशील होती है स्त्री, तो वो पक्ष पुरुष का भी ज्यादा हो जाता है। लेकिन जहां स्त्री उसके अंदर कम है पुरुष के अंदर, और उसके अंदर पुरुष सत्ता अपने आप में ज्यादा है, वहां मर्दवादी सोच भी हो जाती है। और ये जो मर्दवादी सोच है, यही स्त्री के लिए पीड़ा का विषय है। वरना पुरुष और स्त्री वो ही तो इस सृष्टि की रचना करते हैं। उनके बिना क्या है? आप पूछिए। नहीं, सही बात है आपने बताई। और नहीं, जैसे एक बात जो मुझे मतलब कई बार परेशान, मतलब सोचने के लिए मजबूर करती है, कि जैसे मान लीजिए कि जब आजादी की बात आती है, मान लीजिए कि महिलाओं की आजादी की बात आती है जी, तो जैसे मैं एक पुरुष हूं, मतलब मैं ये फ्रेंडली बात कर रहा हूं, तो इसलिए कि मैं एक पुरुष हूं और मुझे पता है कि सिगरेट पीने से क्या क्या नुकसान हो सकता है, मुझे ये पता है कि दारू पीने से क्या क्या नुकसान हो सकता है, मुझे ये भी पता है कि मल्टीपल सेक्सुअल एक्टिविटीज से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर मैं अपनी इस समझ से और अपने अनुभव से किसी महिला को, चाहे वो परिवार की हो चाहे हमारी मित्र हो, उसको अगर मैं ये सलाह देता हूं तो वो इसे एक पितृसत्तात्मक सोच समझती है कि ये क्यों ऐसा कह रहे हैं, ये क्यों इसे बंदिश लगा रहे हैं। तो क्या सलाह मशविरा करना भी एक मतलब सलाह देना भी एक जो है वो पुरुषवादी सोच के पैमाने पर नापा जाने लगा है आजकल? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानती। ये गलत है। जो गलत पुरुष के लिए है वो गलत स्त्री के लिए भी है। जो रिश्ते हैं उसमें ईमानदारी बहुत जरूरी चीज है। आप जिस रिश्ते में हैं उसमें ईमानदारी सबसे बड़ी चीज है। अगर आपको उस रिश्ते में नहीं रहना है तो आप निकल जाइए। बहुत सारे आप जहां भी संबंध बनाना चाहें, लेकिन जहां भी बनाए उस एक रिश्ते में ही बनाएंगे। देही की स्वतंत्रता का मतलब मुझे लगता है कि स्वतंत्रता ही रहना चाहिए, स्वच्छंद नहीं होना चाहिए। वो चाहे पुरुष हो, फिर तो वो पुरुष की तरह ही हो जाएगी जो कुछ पुरुष होते हैं कि स्वच्छंद घर में भी स्त्री चाहिए और बाहर भी प्रेमिका चाहिए। यही ट्रेंड आजकल स्त्रियों में चल गया है कि घर में पति चाहिए और बाहर प्रेमी चाहिए। छुपकर बात करनी है, सोशल मीडिया पर बात करनी है। ये तो पुरुष के लिए भी गलत है, ये पुरुष के लिए भी गलत है। कि दोनों के लिए गलत है। तो जो बात गलत है वो गलत है, वो दोनों के लिए गलत है। स्त्री भी कैसे स्वतंत्र हो सकती है? देह की स्वतंत्रता का मतलब मेरे लिए ये नहीं है। देह की स्वतंत्रता का मतलब है कि मेरी कोख की स्वतंत्रता मेरे लिए हो, और मेरी जो अगर मेरी ना है किसी समय किसी बात के लिए, मेरी उस ना का सम्मान हो। मेरे साथ मेरी देह से ना खेला जाए, मेरे मन के साथ जुड़ा जाए, तब देह के संपर्क हो। हाँ, फिर निर्णय लेने की आजादी हो, निर्णय लेने की आजादी हो आपको पूरी तरह। आपको क्या पहनना है, क्या खाना है, किस तरह रहना है, कहाँ जाना है, इस पर सहजता के साथ संवाद हो, जबरदस्ती ना हो, थोपा हुआ ना हो। मैं स्वतंत्र हूँ अपनी सोच के लिए। मेरा जो ये उपन्यास है डार्क मैन्स बेड, ये मैरिटल रेप पे है।
हाँ, इस पर अभी हम बात करेंगे। एक सवाल और है, वो जैसे आप नवगीत खूब लिखती हैं, नवगीत की एक्सपर्ट भी हैं आप, तो ये मुझे जरा बताइए कि मैं तो जानता हूं लेकिन बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता, गीत और नवगीत में क्या फर्क है? तो बेसिकली नवगीत भी गीत है, पहले तो मैं ये बात कहूंगी, क्योंकि जमीन में जो नींव में है वो गीत है, उसमें छंद अनिवार्य है। लेकिन गीत से जब नवगीत में आया या नई कविता प्रारंभ हुई तो उसके कुछ कारण थे। महादेवी वर्मा से लेकर जो भी गीत लिखे गए उससे पहले, उसमें ये कहा गया कि ये वैयक्तिक हैं, ये व्यक्ति के स्वयं से जुड़े हुए हैं, स्वयं की पीड़ा से जुड़े हुए हैं, वो अपनी बात करते हैं और साहित्यिक भाषा में थे। दुरूह भाषा जिसे बोलते हैं उसमें थे, जो सभी को समझ नहीं आएंगे और जो शैक्षिक लेवल पर जिनके संदर्भ और प्रसंग बताती थी टीचर्स, तब समझ आते थे। लेकिन जब और उसके बाद नई कविता शुरू हुई कि ये भाई कि गीत में तो ये इस तरह से करते हैं, ऐसे हो ही नहीं सकता, तो नई कविता, तो गीत से नवगीत भी शुरू हो गया। उसमें उसका परिवर्तन ये हुआ कि पहले तो भाषा चेंज हुई, भाषा आम बोलचाल की भाषा हो गई, बिंबों के माध्यम से सरल भाषा में हुआ। दूसरे आम सरोकारों से जुड़ा, जो वैयक्तिक था वो आम सरोकारों से जुड़कर उसने हर आदमी की बात की, जैसे किसान की बात की, मजदूर की बात की, महंगाई की बात की, एक फ्लैट में रहने वाला छोटा सा परिवार किस तरह से पीड़ित होता है उसकी बात की। तो आम भूख से जुड़ा, वो स्त्री से जुड़ा, वो स्त्री की जो भी परेशानियां, पुरुष की भी जो भी होती हैं, पुरुष के बारे में भी, तो इन सब बातों से जुड़कर उसने नया हर रोज नई बातें की, क्योंकि समय तो बदलता है, प्रकृति बदलती है, समय बदलता है, बहुत सारी बातें बदलती हैं, तो वो उसके साथ परिवर्तन उसमें कविता की तरह ही आते हैं हर रोज। जैसे अभी ये एपिडेमिक हुआ, इसमें लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में जो परेशानियां हुई, मजदूरों की थी, भूख थी, बहुत सारी घर में रहने की थी, लोगों के जॉब चले गए, बेरोजगारी हो गई, आत्महत्याएं हुई, तो उन सब पर बेबाक तरीके से नवगीत लिखा गया और बेहिसाब लोग नवगीत लिख रहे हैं और बहुत अच्छा लिख रहे हैं। और आप एक बात देखिए, नई कविता में भी लिखने वाले बहुत अच्छे हैं, मैं ये नहीं कहूंगी कि नई कविता खराब है, जैसा कि बहुत लोग आपस में लड़ते हैं, क्योंकि कोई भी विधा आपस में लड़ने वगैरह की चीज नहीं है। मैं ये मानती हूँ कि हर विधा का महत्व है साहित्य में, तो ऐसे ही नई कविता में बहुत अच्छा लिखा जा रहा है, मगर नवगीत में भी अच्छा कहा जा रहा है, वही जो नई कविता में कहा जा रहा है वही नवगीत में कहा जा रहा है। तो मैं एक बात आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि आपस में जो ये विरोधाभास है दोनों का, कि नवगीत वाले नई कविता को न बुलाएं, नई कविता वाले नवगीत वालों को न बुलाएं, वो बात ठीक नहीं है। तो एक प्रेम भारद्वाज जी की किताब का विमोचन था, शायद हिंदी भवन में था, शायद मैं वहां गई थी, दो साहित्यकार खड़े हुए थे, मैं थोड़ा 10 मिनट पहले पहुंच गई थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा क्या लिखती हो, तो मैंने तो ये कुछ नहीं बताया, ये नहीं बताया क्योंकि मैं उनकी मानसिकता शायद जानती थी, क्या पढ़ती हो, कौन सी पत्रिकाएं पढ़ती हो, ठीक है वो बातें हो गई। फिर मैंने कहा सर नवगीत पर आपकी क्या धारणा है, मैंने ही प्रश्न किया उनसे, तो कहते हैं नवगीत बिल्कुल ऐसे बल डालकर उस पर, और जैसे ना तुच्छ सी चीज होती है, नवगीत की किताबें तो हम बिना पढ़े कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं। एक साहित्यकार के मुंह से सिर्फ शब्द जो है ना, वो कहाँ से आता है, शब्द क्या है, शब्द ब्रह्म है, सरस्वती उसमें विराजमान है, हर कविता में, हर गीत में, हर शब्द में। अब किताब को लेके कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं, अब कहाँ के साहित्यकार हैं। तो मुझे इतना बुरा लगा, और अब तक मेरे अंदर उसकी पीड़ा है कि मेरा एक मिनट भी मैं उनके पास क्यों खड़ी हुई, मैं ऐसे साहित्यकार के पास खड़ी भी नहीं हो सकती कि जो ऐसी सोच रखता है, मतलब वो मेरे लिए साहित्यकार ही नहीं है। आप किसी भी विधा के बारे में बात कर सकते थे, कुछ कह सकते थे, लेकिन बिना पढ़े किताब फेंक देते हैं। आप कैसे जानेंगे कि नवगीत क्या है या कौन क्या लिख रहा है? भैया पढ़कर बोलिए,
आप उसकी आलोचना करिए, जो कुछ कहना चाहते हैं वो कहिए, लेकिन आप तो चुप्पी लगाए रखते हैं क्योंकि आपको बोलना नहीं है, आपको पढ़ना नहीं है। तो ये बहुत साहित्य का जो चेहरा है ना, वो बहुत अजीब है, बहुत अलग है, जिससे कई बार घृणा भी होती है। मेरे अंदर तो होती है। आगे आप प्रश्न पूछेंगे, लेकिन शायद मैं उसी पर आ रही थी। मैं छोड़ देती हूँ अभी, आप पूछिए। नहीं, आप बोल सकती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, तो आपस में साहित्यकार किस तरह से करते हैं, साहित्य किस तरह से हो रहा है, क्षेत्रीयता। आज के समय में जो हिंदी साहित्य में, क्योंकि हम लोग सब हिंदी साहित्य के बारे में ही बात कर रहे हैं और हिंदी साहित्य के बीच में है, आजकल कुल मिलाकर के हिंदी साहित्य की रचनाओं की बात नहीं कर रहा हूं, हिंदी साहित्यिक लोगों के आपसी परस्पर संबंधों के बारे में, परस्पर उनके व्यवहार के बारे में क्या स्थिति है अभी? अच्छी नहीं है सर, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि जहां पर संबंध है वहां पर साहित्य ही नहीं है, वहां कुछ और है। वहां मैत्री है, मतलब मित्रता है, क्षेत्रीयता है, जातीयता है और स्वार्थ है। इन सब से जुड़कर किसी की भी किताब हो, कविता हो, कहानी हो, उसे बस जैसे उपन्यास ही है, उसे आने से पहले ही इतना पॉपुलर कर दिया जाता है, क्योंकि वो वर्ग में बटे हुए हैं, पूरे पूरे बड़े बड़े वर्ग हैं, और एक उठाता है और वो 100 तक गिनती चली जाती है उसी एक उपन्यास के बारे में कहने की। तो एक बनाते हैं अपने सामने, एक चित्र खींच देते हैं कि ये है साहित्य, ये अच्छा है, बस यही अच्छा है और कुछ अच्छा नहीं है। जो व्यक्ति उनके समूह में नहीं है, उस व्यक्ति का अच्छे से अच्छा उपन्यास, अच्छे से अच्छी कहानी भी एक तरफ रखी रह जाती है। तो ये साहित्य का बहुत बड़ा नुकसान है। ये केवल उस व्यक्ति का नुकसान नहीं है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो तो वहीं रुक जाएगा, उसकी प्रोग्रेस रुक जाएगी। लेकिन जब आगे आप साहित्य का जो नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि पाठक तो एक बार तो मंगाएंगे ही उस किताब को, और मंगाने के बाद जो उनका होगा, चाहे वो उसके बाद कुछ भी कितनी भी बुराई करे, लेकिन एक बार तो बिक ही गया ना, वो तो बेस्ट सेलर में पहुंच गया। और बेस्ट सेलर की भी अपनी अपनी कहानियां हैं, किस तरह से बेस्ट सेलर बने जाते हैं, कि किताब में कुछ होता नहीं और बेस्ट सेलर बन जाते हैं। हाँ, ये जरा बेस्ट सेलर का फंडा क्या है, ये जरा बताइए। अरे सर, सब जानते हैं, आप मुझसे ही क्यों जानना चाह रहे हैं? नहीं, आप लेखिका भी हैं, आप प्रकाशक भी हैं, तो आप साहित्य जगत में हैं, तो आप जरा बताइए, क्योंकि मैं भी देख रहा था, मैंने सवाल इसलिए भी पूछा था ये जी, कि इस समय जो महामारी फैली हुई है, तो आपने शायद पता नहीं गौर किया होगा, नहीं किया होगा, मैं महामारियों का विश्व साहित्य पर असर जो है उस पर किताबें खोज के पढ़ रहा हूँ। हाँ, मैंने देखा था सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनके बारे में पढ़ रहा हूँ, तो लेकिन मैंने देखा कि वो जो बेस्ट सेलर की जो लिस्ट निकलती है, तो उसमें क्या होता है कि मोस्टली प्रकाशक निकालते हैं बेस्ट सेलर, तो अपने अपने प्रकाशन के हिसाब से निकालते हैं। तो मैंने उनमें 1-2 किताबों को जैसे हर तरह के देखा, तो मैंने देखा कि इनको ये बेस्ट कहा इन्होंने, लेकिन जब मैंने उसको पढ़ा और समझने की कोशिश की, तो उसमें तो कुछ था ही नहीं जिसमें जिसको बेस्ट कहा जा सके। यही हो रहा है। बेस्ट उसे मिलेगा नहीं, एक कोने में बैठे हुए जो रच रहा है, जो बिल्कुल बहुत से तो इस सोशल मीडिया पर ही नहीं है, उनके साहित्य को कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन उनके अपने पाठक हैं और वो अपने पाठकों तक पहुंच रहे हैं। जैसे तो मैं ही लिख रही हूँ, मेरे पाठक हैं, मेरा पहुंच रहा है बराबर, मेरे पास फोन आते हैं, बातें होती हैं, मुझ पर व्हाट्सएप पर जुड़े हुए हैं। तो ये जो बेस्ट सेलर का फंडा है ना, ये बहुत अलग है। ये पैसे का मामला है, पैसे का खेल है और कुछ भी नहीं है।
किताबें एक तो उसमें आप परचेज करा दीजिए, 500 किताबें, 100 किताबें, एक ही दिन में 100 किताबें करा दी, बेस्ट सेलर हो गई वो उसी दिन की। तो ये बेस्ट सेलर का धंधा बहुत अलग है और लेखक भी करा रहे हैं, पब्लिशर नहीं, लेखक भी कराते हैं, क्योंकि जिसके पास पैसा है उसके पास भूख है ऊपर उठने की, तो वो उठ रहे हैं पैसे के माध्यम से, और उनकी किताब में चाहे कुछ भी नहीं है, पढ़ने के बाद बहुत लोग। क्या ये उसी तरह का ट्रेंड है जैसे ट्रिपल स्टार रेटिंग, 5 स्टार रेटिंग जो स्कूलों के, कॉलेजों के और होटलों के होते हैं, ये उसी तरह का है कुछ? उसी तरह का है, मार्केटिंग है और कुछ नहीं है। जो सत्ता में मार्केटिंग हो रही है वही मार्केटिंग है साहित्य में भी हो रही है, स्कूल, कॉलेज, होटल, हर कुछ वही। सिर्फ मतलब ये है कि बाजारवाद है। साहित्य अब साहित्य नहीं रहा है, साहित्यकार भी साहित्यकार नहीं रहा है। बाजार ने उसे एक तरीके से खरीद लिया कि अगर आपके पास पैसा है तो आराम के साथ हो जाइए, आइए हम आपको ये कर देते हैं, हम आपको ऐसा कर देते हैं। आपके पास एक भी पैसा नहीं है, आप अपना घर भर लीजिए सामान से और किश्त देते रहिए। एक सवाल और है, और हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ये सवाल थोड़ा सा चुभे। क्या कुछ प्रकाशक ऐसे भी हैं जो लेखकों को या लेखिकाओं को भी लेखक और लेखिकाएं बना देते हैं? सर ये तो होता है, मंच भी उसी तरह है। जैसे मंच पर कोई भी वो कवित्री नहीं है लेकिन उसको कवित्री बना दिया जाता है ना? तो वही फंडा इसमें भी चल रहा है। अगर आपके संबंध अच्छे हैं, आप उनसे जुड़े हुए हैं, तो लेखक बनने में तो एक रात भी नहीं लगेगी। मतलब लेखक बनने में आपको साल भर की गुंजाइश नहीं करनी पड़ेगी, आप आराम से लेखक बन जाएंगे। मेरा रात से मतलब ये है कि आप आराम से लेखक बन जाएंगे। आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, आपके संबंध उससे अच्छे होने चाहिए, और नहीं तो सर बहुत अच्छा लिखने वाले को प्रकाशक एक तरफ डाल के रख देते हैं किताब को, और 2-2, 3-3 साल तक उस पर बात नहीं करते। तो ये बहुत स्वाभाविक सी बात है। ये मतलब बहुत समय से चली आ रही है, आज की ही बात नहीं है। मतलब चलन में पहले से है। जिसके जैसे संबंध है प्रकाशक से, वैसे उसके साथ व्यवहार होता है। अगर मैं वैसा व्यवहार नहीं करती हूँ, मेरी किताब नहीं छपेगी। 1-2 साल 3 साल तक हो सकता है छपे ही नहीं, क्योंकि बढ़िया साहित्य या तो वो बहुत ही पॉपुलर है, उसकी किताब छप जाएगी बहुत आराम के साथ। अगर वो नई है या नया है तो वो छपने में परेशानियां तो हैं, वो उस तरह से हैं बराबर। अब हम आपसे ये बात करेंगे कि ये जो आपका उपन्यास जो आया है वो कोठे वाली है ना, इसके बारे में थोड़ा बताइए कि इसका एक तो विषय क्या है, और मतलब ये क्या मतलब संदेश देती है पाठकों को? जी, असल में संदेश निहित होता है चरित्रों के माध्यम से। अलग से संदेश किसी भी चीज में मैं नहीं देती हूँ। ना, वो तो रचना देती है ना, और रचना अपने आप देती है। तो इसमें क्या है कि स्त्री है, वो अनाथ है, उसे पता नहीं है, और वो पढ़ लिख कर उसकी शादी भी हो जाती है, लेकिन विवाह के बाद जब उसे पता चलता है कि वो अनाथ नहीं है, उसकी माँ जीवित है, और ये पता चलता है उसे करीब 40-45 की उम्र में, तो अपने माँ के बारे में जानना चाहती है। उसे पता चलता है कि वह कोठे वाली है। यहाँ से असली वो शुरू होती है, और क्योंकि वो शादीशुदा है, हस्बैंड को पता है कि वो उसकी माँ कोठे वाली है, लेकिन उसे ये भी पता है कि कोई संबंध उसने माँ ने कभी नहीं रखे। चोरी से उसे पढ़ाया लिखाया, जैसे अलग से डाल दिया, पैसा उसके पास था और वो पढ़ाती चली गई उसे, और मतलब न लड़की जानती है न कोई भी नहीं जानता। लेकिन जब शादी हो रही थी तो वो जो हस्बैंड है वो जानता था।
अब वो क्या करता है कि उसकी जो दो बेटियां हैं वो अपनी बेटियों की शादी बहुत जल्दी करना चाहता है। तो कहती है कि ये तो नहीं कर होने दूंगी मैं, बेटियां पढ़ेंगी मेरी। तो कहता है नहीं, पढ़ नहीं सकती, मुझे जल्दी शादी करनी है। वो कहते क्यों, मुझे ये बताओ क्यों करेंगे आप। तब वो बताता है कि तुम ऐसे ऐसे कोठे वाली की बेटी हो और मेरी बेटियों का कोई रिश्ता नहीं मिलेगा। यहाँ से वो कहती है कि ऐसा क्यों, कि मैं तो जानती तक नहीं, मैंने जाना नहीं, लेकिन जब अब मैं जान गई हूँ तो मैं अपनी माँ को खोजूंगी। और बस वो जो सिलसिला चलता है उसके बाद क्या होता है सारा, कि उसे क्या करना पड़ता है अपनी वो बच्चियों को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, और कोठी वाली जो उसकी माँ है उसको बचाने के लिए, कि मैं बेटी हूँ तो मेरा अपना धर्म है। जब उसने मेरे जीवन को बचाने के लिए इतनी कुर्बानी दी कि किसी को पता नहीं लगने दिया कि मैं कोठे वाली की बेटी हूँ, तो मेरा धर्म बनता है कि मैं अपनी माँ को भी वो जिंदगी दूं जो उसने मुझे दी है। तो बेटी होने के नाते वो क्या क्या करती है, उसे क्या क्या झेलना पड़ता है पूरा, ये है। और कोठे वाली क्या स्त्री नहीं है? अगर स्त्री है तो उसे कोठे तक पहुंचाने वाला कौन है, उसको इस्तेमाल करने वाला कौन है? वैश्या अपने आप में तो नहीं होती, वैश्या का जो इस्तेमाल करते हैं वो कौन है? अगर पुरुष है तो पुरुष इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। क्यों कोठे हैं, क्यों इस तरह का समाज बना दिया गया है कि स्त्री ये काम करे और उसको फिर इतना पीड़ित किया जाए, इतना उसको अपमानित किया जाए कि वो कुछ भी ना रहे, वो इंसान ना रहे, वो बच्चे पैदा ना करे, उसके पास घर ना हो। तो ये सब बहुत सारी जो समस्याएं थी ये सब मैंने दी, और ये सब बहुत पहले से मेरे अंदर बातें थी। क्योंकि मैं जहाँ मेरा जन्म हुआ हापुड़, तो वो पंडित मालों का मोहल्ला कहा जाता है, मेरा परिवार पंडित परिवार है, तो वो पूरा ही मोहल्ला पंडित वालों के नाम से है। लेकिन उससे थोड़ी दूर पर ये कोठे वालियों का वो कोठे थे। तो मैं बातें सुनती रहती थी बचपन से, कान में कुछ पढ़ती थी किसी की, ऐसा उसने कर दिया, ऐसा, मतलब अनजाने में, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया था। और भी अपने भी किसी आसपास की ऐसी पीड़ा देखी मैंने, बहुत बड़ी पीड़ा, तो वो सब मेरे अंदर गुजरी। और अब आकर वो निकली, अब आकर भी इसलिए निकली कि जब मैं इस बार गई, मतलब करीब 2.5 साल पहले, तो मैंने ये देखा कि जो कोठे वाली है उसकी विवाह किसी अच्छे, मतलब एक अच्छा परिवार का व्यक्ति उसको अपने यहाँ ले आया है, उसने उसको सम्मानित जीवन दे दिया है, कोठे से अलग रख दिया, फिर उसके अपने बच्चे हो गए। लेकिन अभी भी उन बच्चों की शादी उन अच्छे परिवारों में नहीं हो रही है, अभी भी उनका जो विवाह है वो कोठे वालियों के बच्चों के साथ ही होता है। तो यह मेरे लिए बहुत पीड़ा का विषय था कि मैंने कहा कि जब एक अच्छे परिवार के व्यक्ति ने अपने को सारे समाज से लड़कर एक स्त्री को जीवन दिया, तो ये यहाँ पर अभी भी वो तो वही की वही बात रही कि समाज नहीं बदलेगा। तो ये इसलिए भी इसका जन्म हुआ। मैं चाहती थी कि वो बात, स्त्री की बात सामने आए कि वो भी स्त्री है, उसको भी जीने का हक है। अगर आप उसे वैश्या बनाते हैं तो ये आपने बनाया, और कब से? वैश्या का जन्म कहाँ हुआ? आर्यों के समय से। ये मैंने इसमें एक राजू रंजन है, उन्होंने एक दिन एक वैश्या के ऊपर एक अंश डाला था अपने लेख का फेसबुक पर। मैंने उनसे वो अंश लिया और इसमें कोट किया है। उन्होंने प्रादुर्भाव बताया था कि वैश्या का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ है। वो बहुत अच्छा अंश है, क्योंकि मैं भी नहीं लिख सकती थी, मुझे तो बहुत पढ़ना होता, मुझे उतनी आवश्यकता नहीं थी क्योंकि मैं उसमें नहीं जाना चाहती थी। लेकिन ये जो था ये उसके, और उसने इसके और अच्छा एक्सपेंड कर दिया कि हाँ यहाँ से हुआ। तो फिर जब पुरुष ही इस बात के लिए जिम्मेदार है तो अब क्यों पुरुष उससे अलग हटता है? पुरुष कब तक स्त्री को हर तरह से प्रताड़ित करता रहेगा, कि कभी वैश्या के रूप में, कभी पत्नी के रूप में, कभी बेटे के रूप में।
कि उसको प्रताड़ित करने का हक कहाँ तक और कितना अब दिया जाना चाहिए, स्त्री क्यों प्रताड़ित होनी चाहिए, तो मेरा इसके विरोध में मैं खड़ी होती हूँ। बेटी को जन्म मत दो, क्योंकि बेटे चाहिए, उसके बाद उसे शिक्षा मत दिलाओ, उसके बाद उसका विवाह में भी कोई परेशानी है उसको मत देखो, बेटी को कुछ भी करने मत दो, अगर वे छोटे कपड़े पहन ले तो उसकी जिम्मेदारी है। तो ये सब बातें पीड़ित करती हैं, और यही लेखन के लिए शायद सामग्री है, यहीं से लेखन शायद शुरू होता है, क्योंकि स्त्री को ज्यादा अच्छी तरह समझती है और उसकी पीड़ा से ज्यादा गुजरती है, क्योंकि वो स्वयं भी स्त्री है और स्वयं भी भोग रही है। क्योंकि मैं नहीं समझती कि कोई भी स्त्री इतनी सुखी है जिसने कुछ न भोगा हो, ना कहे वो बात अलग है, लेकिन घर से लेकर, समाज से लेकर, व्यवस्था से लेकर, सत्ता से लेकर, हर जगह स्त्री का आप रूप देखेंगे कि इतनी सीट स्त्री को मांगना पड़ता है। घर के अंदर भी उसको अपने सम्मान के लिए कोशिश करनी पड़ती है। क्यों? वो पुरुष के लिए है। आप देखिए, माँ बेटे को जन्म देती है, पूरी परवरिश करती है, तो माँ कौन है? स्त्री। उसके बाद बहन, वो उसकी रक्षा के लिए उसकी राखी बांधती है और जीवन भर दुआएं मांगती है उसके लिए, वो स्त्री। उसके बाद बेटी, जो उसको मान सम्मान देती है और पिता कहलाने का एक बहुत अच्छा सुअवसर देती है, वो स्त्री। फिर पत्नी जो पूरी तरह उसको समर्पित है, जो सिर्फ घर के बारे में सोचती है, बच्चों के बारे में सोचती है, वो स्त्री। लेकिन पुरुष के लिए इस सब के कोई मायने नहीं, वो फिर भी उसे प्रताड़ित करेगा। आज की स्त्री तो कमा भी रही है और उनकी स्त्रियों की पीड़ा भी सामने है, वो घर और बाहर दोनों देख रही है, उसके बावजूद उनका वो सम्मान नहीं है घर में जो एक पुरुष का होता है, जो बेटे का होता है। तो ये सब बातें पीड़ित तो करती हैं, और ये कब तक रहेंगी? ये सब अब स्त्री नहीं सही। और दूसरी बात, जहां तक कभी, क्योंकि आप भी पुरुष हैं और मेरे सामने मुझे सुनने वाले भी पुरुष मेरे सामने हैं, मेरे साथी, तो मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि स्त्री और पुरुष दोनों में वैमनस्य नहीं, बस सिर्फ इतनी सी बात है, दोनों सहचर हो, दोनों एक दूसरे की बात समझें, दोनों के बीच संवाद हो, प्रेम हो, विश्वास हो, इतनी सी सिर्फ बात है। लेकिन पुरुष कहीं भी नीचा नहीं है। मैं पुरुष को गालियां नहीं दे सकती, कभी नहीं दे सकती। तो मेरी इसके साथ एक और बात मैं कहना चाहूंगी। मेरी विदाउट मैन जो कहानी है, जो कहानी संग्रह है, उसमें एक विदाउट मैन कहानी है। उसमें जो लड़की है वो विवाह नहीं करना चाहती। क्यों नहीं करना चाहती? यह आज की समस्या है। आज आप अगर देखेंगे तो कम से कम 20% बच्चे, जो यंग जनरेशन है, वो विवाह नहीं करना चाहते। तो हमने कभी इस बात पर सोचा ही नहीं कि ये बच्चे क्यों इस तरफ जा रहे हैं, या लिविंग रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह घर की स्थिति, घर में माता पिता के बीच प्रेम ना होना, सम्मान ना होना, विश्वास ना होना। बच्चे उससे परेशान है। वो कहते हैं कि जब विवाह में जो हम देख रहे हैं ऐसी स्थिति है, तो हम क्यों विवाह करें? हम क्यों इस सब में पड़े कि रोज के लड़ाई झगड़े हो और हमारा जीवन भी इस तरह से हो जाए। वो पीड़ा में नहीं रहना चाहते, उन्हें प्रेम चाहिए और प्रेम में रहना चाहते हैं। इसलिए वो लिविंग रिलेशनशिप में जाते हैं, अलग से प्रेम करते हैं, और या शादी ही नहीं करना चाहते। तो मेरी उस कहानी की जो नायिका है वो विवाह नहीं करना चाहती, लेकिन उसे प्रेम है, वह प्रेम में रहना चाहती है पूरे जीवन तक, क्योंकि स्त्री तो स्वयं में भी प्रेम है। प्रेम के बिना वह जीवित ही नहीं रह सकती। तो वह प्रेम में रहना चाहती है, उस लड़के से विवाह नहीं करती, लेकिन अपने माँ बाप को, अपनी माँ की मर्जी साथ में मिलाकर वो मदर बनना चाहती है। वो कहती है मैं माँ बनना चाहती हूँ। और माँ वो हॉस्पिटल जाती है,
वहां से स्पर्म्स के थ्रू, मैन के स्पर्म्स के थ्रू माँ बनना चाहती है, माँ बनना। लेकिन उसे पुरुष का ना संसर्ग चाहिए, ना उसे पुरुष का साथ चाहिए। वो कहती है कि जैसे ही विवाह होगा, पुरुष मेरे साथ हो जाएगा, ये प्रेम खत्म हो जाएगा। क्योंकि उसने अपने आसपास, उसने अपने माँ बाप, अपने रिश्तेदार, अपने समाज में देखा है, जो पढ़ा है वो यही है कि विवाह के बाद प्रेम नहीं रहता। तो कहती है वो अपनी माँ से, मैं मेरे जीवन भर प्रेम में रहना चाहती हूँ, मुझे प्रेम चाहिए, उसके बिना नहीं मैं जिंदा रह सकती, तो इसलिए मैं उससे विवाह नहीं करूंगी, लेकिन उम्र भर उसे प्रेम करूंगी। और अपनी माँ होने की बात, जो उसकी, जो स्त्री की सबसे बड़ी इच्छा होती है, वो उसे भी पूरा करती है। आर्थिक रूप से तो स्ट्रॉन्ग है ही आज की लड़कियां, जो होना भी चाहिए। शिक्षा सबसे ज्यादा हो और आर्थिक रूप से स्ट्रॉन्ग हो, तो वो अपनी मर्जी से, अपने मन से सब कुछ कर सकती है। बस उसका विवेक है, उसकी इंटेलिजेंस है कि वो कैसा रास्ता चुनती है। लेकिन अगर वो विवेकशील है तो कभी कुपथगामी नहीं होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और मुझे आज की जनरेशन में भी पूरा विश्वास है कि वो सही पथ चुनेंगे, क्योंकि हमने उन्हें एक अच्छी शिक्षा दी है, अच्छे संस्कार दिए हैं। लेकिन उन्हें वो नहीं चाहिए जो पहले था, कि स्त्री पूरे घर को संभाल रही है, चूल्हा चक्की सब। गांव में देखिए आप। अच्छा एक बात, अभी भी मैं साहित्यकारों का पढ़ के, जैसे मेरे बहुत उसमें पढ़ती हूँ, मुझे बड़ा अचरज होता है कि उन्हें चूल्हे की रोटी चाहिए। उन्हें गांव याद आता है, उन्हें नीम याद नहीं आता, उन्हें पीपल याद नहीं आता, उन्हें सबसे पहले वो चूल्हे की रोटी याद आती है, माँ बनाती हुई। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि जब माँ चूल्हे में रोटी बनाती है उसकी क्या क्या तकलीफें हैं। वो जब चूल्हे में लकड़ियां लगाती है, उसमें वो उससे क्या धूपनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फूकनी, के उसे जलाती है, हाँ फूकनी। तो उससे उसकी आंखों पर क्या प्रभाव पड़ता है। वो जो चूड़ियां आपको सजे हुए चाहिए, भरे हुए हाथ चूड़ियों के, जब वो ये करती है, चलते हैं, इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी देह पर, उसके मन पर। वो मेरी एक कविता की एक लाइन भी है जी, कि माँ जब रोटी सेकती थी तो चूल्हे का धुआं उसकी आंखों से आंसू नहीं, खून टपकाता था। ये तो आपने महसूस किया, मैं यही महसूस करती हूँ। लेकिन मैंने बहुत सारे नवगीत भी पढ़े हैं। वो कहते हैं नवगीत अगर गांव से जुड़ावा नहीं है तो वो नवगीत नहीं है। बहुत से अपनी अपनी मानसिकता है सबकी। तो वो जब लिखते हैं ना कि उन्हें चूल्हे की रोटी याद आ रही है, उसका हंडिया में पकती हुई दाल याद आ रही है, उन्हें वही चाहिए। भाई क्यों चाहिए आपको? स्त्री के जो सुविधाएं हैं वो क्यों नहीं देते? मैं तो चाहती हूँ गांव में भी वो सारी सुविधाएं पहुंचे स्त्री के पास जो हमारे पास है शहर। वो गैस पे रोटी बनाए, वो बल्कि अगर पैसा है तो और भी सुविधाएं उनको मिले जो वो अपने बारे में भी सोच सके। उनके पास थोड़ा सा समय हो सोचने का, खुश रहने का। लेकिन वो क्या, वो अब तो टॉयलेट्स घर में हो गए हैं, लेकिन वो उस टॉयलेट जाने के बहाने ही 4 स्त्रियों से मिलकर अपने मन की बात बांटती थी, वो कहती थी, खुश होती थी। लेकिन मैं क्यों, घर में मिले ना वो स्पेस, वो घर में महसूस करें ऐसा कि यहाँ पर बैठ कह सकें, संवाद कर सकें, खुश रह सकें। तो मेरी तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये सब बातें मुझे पीड़ित नहीं, बढ़िया है। और अब आखिर में आप अपने 2 नवगीत सुना दीजिए। और मैंने तो निकाले ही नहीं, जो आपको याद हो सुना दीजिए। तो मेरे उस उपन्यास पर थोड़ी सी बात करिए, मैरिटल रेप पर। चलिए उस पर बात करें। हाँ, उस पर बात करिए। वो मेरा सब पहला उपन्यास है, इसलिए बात करती हूँ। स्त्री जो है वो क्या नाम है उस उपन्यास का? डार्क मेंस बेड। अच्छा, डार्क। कि स्त्री की जो नो है वो नो ही है। मतलब अगर उसने किसी बात को नहीं कहा है तो उसका सम्मान होना चाहिए। बंद कमरे में स्त्री के साथ क्या होता है इसे कोई नहीं समझ सकता, और वो बाहर कहती भी नहीं है। एक पुरुष ही है उसके साथ जो उसकी बात को समझ सकता है और करता है। लेकिन जब वो उसकी बात को नहीं समझता
तो परिवार किस तरह से बिखरते हैं और उस स्त्री के जीवन में क्या होता है, वो कहाँ पहुंचती है, किस तरह से पूरी सारी जिंदगी वो प्रताड़ित रहती है और अपने को सिर्फ यही सोचती है कि ये मेरी देह है जिसका ये पुरुष इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन मेरे मन तक नहीं पहुंचा। तो मेरे मन तक पहुंचने के लिए किस तरह से, कौन से रास्ते हों जो ये मेरे मन तक पहुंचे। तो ये सिर्फ इसी पर है कि मैरिटल रेप पर ऐसा नहीं होना चाहिए। हम बलात्कार की बातें करते हैं, बाहर बहुत बातें करते हैं, हालांकि वो भी कम होती है, उससे ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन इस संबंध पर तो कभी कोई बात ही नहीं हुई। मैं चाहती हूँ इस संबंध पर भी बात हो, स्त्री का घर में भी सम्मान हो, वह पुरुष जिससे वो जुड़ी हुई है वो उसके सम्मान करे, उसकी ना का, उसकी हाँ का, जिससे परिवार सुंदर बन सके। इस पर इतनी ही बात कहूंगी सर। चलिए ठीक है, तो फिर कभी बैठेंगे तो आपकी गीत वगैरह सुनेंगे। जी बिल्कुल। हाँ, और आज काफी अच्छा रहा आपसे बातचीत। काफी आपने बहुत मतलब विस्तार से और बहुत ही फ्रेंडली आपने बातें की, खुल के बातें की जी। मुझे तो अच्छा लगा ही, मेरे दोस्तों को भी अच्छा लगा होगा। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। जी बहुत बहुत आभार आपका, नमस्कार। और सभी साथियों को, सुनने वालों को भी नमस्कार। मैं चाहती हूँ कि वो जो कुछ कहना चाहते हैं अपनी टिप्पणियों में कहें, जिससे मैं भी समझ सकूं कि मैंने क्या कहा, क्या नहीं कहा। बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार। नमस्कार।